पूर्व सैनिक जो भटक रहे हैं, जिस व्यक्ति ने यहाँ के, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, यहाँ के नौजवानों के लिए जो फौज में भर्ती होना चाहते हैं 5 सेंटीमीटर की छूट दिलवाई, इसके माध्यम से हजारों हजारों लोगों का भला हुआ। उनकी मूर्ति के अनावरण पर विरोध करना ठीक नहीं। देखिए, विरोध आप करें, सरकार का विरोध करें, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, ये सैनिकों की भूमि है, ये शहीदों की धरती है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से शहीद होते हैं। और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आज सैन्य धाम का काम लगभग 45% पूरा हो चुका है। इस साल के अंत तक उसको पूरा करेंगे। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनके साथ उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत और 11 अन्य देश के वीर सैनिक और अधिकारी वीरगति को प्राप्त हुए। एक दर्दनाक हादसे में नीलगिरी की पहाड़ियों में वो लोग वीरगति को प्राप्त हुए और 1.5 साल उनके जाने के 1.5 साल बाद भी आज भी लोगों के जहन में उनकी यादें ताज़ा हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आज भी वो हमारे बीच हैं और हमेशा हमारे बीच रहेंगे। इसी कड़ी में उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जनरल बिपिन रावत की 9 फीट की मूर्ति का अनावरण किया। देहरादून के कनक चौक पे इस मूर्ति का अनावरण किया। 14 अप्रैल को ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें तमाम जो सैन्य अधिकारी थे और पूर्व सैनिक थे वो सम्मिलित हुए। अधिक जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मंत्री गणेश जोशी जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। जोशी जी, जो आपने कार्यक्रम किया, सबसे पहले तो आपको ऐसा क्यों लगा कि उनकी मूर्ति का अनावरण होना चाहिए? पंचधातु की मेटल से वो बनाई गई, और इसके पीछे आगे क्या आपके विजन्स हैं? जो जनरल बिपिन रावत के जो सपने थे, उनको किस तरीके से आप आगे लेके बढ़ेंगे? देखिए, जनरल रावत हमारे उत्तराखंड से थे। वो हमारे चीफ रहे, देश के पहले सीडीएस बने। लेकिन उत्तराखंड से उनका एक विशेष लगाव था। और मैं जब जब भी दिल्ली जाता था, मेरी कोशिश होती कि मैं उनसे मुलाकात करूं। जब पहली बार मैं उनसे मिला, मैं उस टाइम एमएलए हुआ करता था, और मैं वाइस चीफ जो शरद चंद्र जी मेरे मित्र थे, मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने मुझसे कहा, गणेश जोशी यार, तुम चीफ तो तुम्हारे यहाँ के, आप उनसे तो नहीं मिले अभी तक? मैंने कहा नहीं। तो मेरी पहली मुलाकात उनसे उस दिन हुई, और वो अपनी सीट छोड़कर सुबह में आए, मुझसे बातचीत की। फिर मेरा लगातार उनसे मिलना होता रहा, क्योंकि मैं भी सैनिक पृष्ठभूमि से हूँ और मेरे सैनिकों से विशेष लगाव रहता है। और उस समय एक विषय चल रहा था कि हमारे उत्तराखंड के नौजवानों की हाइट कम होती है। मैंने उस मुद्दे को पकड़ा और मैं जनरल साहब के पास गया। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर, हमारे, आपने देखा होगा कि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा रोजगार का साधन है देश की सेवा, सैनिक सेवा। उनको हाइट में छूट मिलनी चाहिए। मैं उनका आभार करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि मेरे इस अनुरोध को उन्होंने स्वीकारा, और 20 दिन के अंदर उसका जीओ होकर उन्होंने मुझे भेजा। आज उत्तराखंड के नौजवानों को सेना की भर्ती में जो 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, तो उसका श्रेय है जनरल रावत को जाता है। और हमेशा मेरी कोशिश होती थी, जब भी मैं दिल्ली जाता था, हमेशा उनसे मिलता था, और कुछ न कुछ डिमांड लेकर उनके पास जाता था, और हमेशा जो उनके माध्यम से होने वाले काम थे पूरे होते थे। आज हमारे एक दिन मुझसे कहने लगे, गणेश जी, कभी आपने सोचा कि हमारी इकोनॉमी इतनी कमजोर है पहाड़ की, और कश्मीर की इतनी मजबूत क्यों है? मैंने, सर आप बताओ, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा। कहने लगे कि कश्मीर में हर घर में 2 या 4 पेड़ अखरोट के होते हैं, और उसमें उनको इतनी इनकम हो जाती है कि फाइनेंशियली मजबूत होते हैं। उन्होंने एक अभियान चलाया था सीमांत क्षेत्रों में अखरोट के वृक्ष लगाने का। एक बार मैं उनसे
सैन्य धाम के बारे में जब बात कर रहा था, मैंने कहा हमें हमारे सैन्य धाम के लिए वेसल्स दे दीजिएगा और टैंक दे दीजिएगा, अन्य चीज़ें की बात कर रहा था। कहने लगा यार ये छोटी मोटी चीज़ों की बात क्यों कर रहे हो, तुमने मुझसे कुछ मांगना है तो बड़ा मांगो। तो सर आप बताइए क्या मांगे हैं। कहने लगे तो मुझसे टीए की 2 बटालियन मांगो। तो मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि उनका उत्तराखंड से विशेष लगाव था, यहीं पले यहीं बड़े हुए, यहीं कमीशन हुए, और हमेशा वो जो जहाँ पूरे देश की सोचते थे, उत्तराखंड के बारे में उनका एक विशेष ध्यान रहता था, उत्तराखंड के बारे में सोचते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सीडीएस से रिटायर होने के बाद एक दिन भी दिल्ली में नहीं रहूंगा, रिटायर होने के बाद देहरादून में आऊँगा, यहाँ बसूंगा और यहाँ के बच्चों को सेना के लिए मोटिवेट करने के लिए हम प्रोग्राम चलाएंगे, ऐसा उनका भाव था। और अचानक एक दुर्घटना में, मुझे याद है जब ये घटना घटी 8 दिसंबर को, उस दिन मेरे पिताजी की स्मृति में मैंने एक मंदिर बनाया, उसका स्थापना दिवस था। मैं वहाँ पूजा पर बैठा हुआ था, अचानक ये समाचार मिला, और पूजा में बार बार पंडित जी भी क्या अपने आप प्रार्थना ये कर रहा था, जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ था कि कितने लोग उसमें शहीद हुए हैं। लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और वो हमें छोड़कर चले गए। देखिए, हम किसी जाने वाले को वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, उनकी अच्छाइयों को जनता के सामने लाना जिससे लोग प्रेरणा लें, ये हमारा कर्तव्य है। एक पूर्व सैनिक होने के नाते, प्रदेश का सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते और जनरल साहब का अपने मित्र होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, और जब कहते हैं जब आदमी की नीयत ठीक होती है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। तो विजय दिवस के दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग की कि जनरल रावत के नाम पर हमें एक पार्क व मूर्ति लगाना चाहिए। तो उन्होंने कहा गणेश जी यार तुम्हारा काम है, तो देखो इस काम को जल्दी करो। मैं मुख्यमंत्री का आभार करता हूँ। मैं तुरंत उस कार्यक्रम स्थल से निकला और अचानक मेरी जगह नज़र इस पार्क पर पड़ी। उसकी दशा बहुत खराब थी, लेकिन जगह बहुत अच्छी थी। मैंने एमडीडी के अधिकारी को बुलाया, उस तत्कालीन डीएम उनका वीसी का साथ था, उनको बुलाया और अधिकारी को बुलाया। उस जगह को हमने चयनित किया और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा, उनकी दोनों पुत्रियों के द्वारा, उनके परिवार के लोगों के द्वारा और हमारे द्वारा उस पार्क का लोकार्पण हुआ और जनरल साहब की मूर्ति का अनावरण हमने वहाँ पर किया। और जब हमारे नौजवान वहाँ से गुजरेंगे, जनता वहाँ से आएगी, उन्हें प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यहाँ का नौजवान चाहे अधिकारी के रूप में हो, चाहे सैनिक के रूप में हो, सेना में जाना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है। और सौभाग्य से वो ऐसा स्थान मिला है कि जो एक कहेंगे देहरादून का हार्ट है। सामने पेड ग्राउंड है, वहाँ पर सभाएं होती हैं। जो भी वहाँ पर आएगा आगे जनरल साहब को नमन करेगा, क्योंकि हमारे वो देश के गौरव थे, जिन्होंने कहा था कि चाइना व पाकिस्तान अगर इस साथ पर हमला कर लें, हमारी सेनाएं इतनी सक्षम है कि एक साथ उनसे लड़ सकती हैं। बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करने का श्रेय भी अगर किसी को जाता है, क्योंकि युद्ध में हमने घर में घुसकर पुलवामा का बदला लिया, वो भी जनरल रावत को जाता है। और मेरे तो वो बहुत ही मैंने कहा अभिन्न मित्र थे, और मुझे इस बात की खुशी है कि उनके सम्मान में मैं छोटा सा काम कर पाया। हालांकि उनके कद के हिसाब से बहुत छोटी चीज़ है। कल मैंने मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि उनके नाम पे प्रदेश की किसी बड़ी योजना का नाम हम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखें, उस योजना को चलाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने उसकी मुझे स्वीकृति दी है, शीघ्र हम डिस्कस करेंगे। और मैंने कहा कि जनरल साहब के जाने से जहाँ देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है, सेना को बहुत बड़ी क्षति हुई है, प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है,
व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि मैं जब कभी भी आपके पास गया और मैंने किसी विषय पर लेकर आपके गया, आपने कभी मुझे ना नहीं किया। हमेशा उत्तराखंड के बारे में आप बात करते थे, उत्तराखंड के विकास के बारे में आप बात करते थे। मैं दिल की गहराइयों से उस शख्सियत को नमन करता हूँ, और क्योंकि उन्होंने रिटायर होने के बाद देहरादून में ही जगह ले ली थी, यही उनका बसने का वो था। कल उनकी दोनों बेटियां भी यहाँ पर आई हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था कि उनके जो मामा हैं वो भी यहाँ पर आए थे, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर आए थे, और एक सेवक का फर्ज, एक दोस्त का फर्ज, एक पूर्व सैनिक का फर्ज मैंने निभाने की कोशिश की है। और आगे भी हम उनके सम्मान में, क्योंकि वो लोगों के लिए एक आइकॉन थे, एक आदर्श थे, लगातार हम कार्यक्रम करते रहेंगे, उनकी यादों को हम जिंदा रखेंगे, ये हमारा संकल्प है। आप काफ़ी समय से जनरल रावत के साथ जुड़े रहे हैं। आपने कहा जैसे कि और सब जानते हैं कि आप जनरल रावत के काफ़ी करीब थे, काफ़ी अच्छे उनके मित्र भी थे और आपका मिलना-जुलना होता था, उनसे मार्गदर्शन आपको मिलता था। जनरल रावत की अगर हम बात करें तो उनके उसूल थे कि वो युवाओं को लेकर काफ़ी उत्तराखंड के युवाओं को लेकर चिंतित रहते थे और युवाओं के लिए कुछ करना चाहते थे। एक उनका बहुत ही मशहूर वाक़या था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग सेना जॉइन करना चाहते हैं, वो इसको नौकरी की तरह ना देखें, वो इसको सेवा की तरह देखें। हालाँकि देहरादून या उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं या कोचिंग सेंटर्स हैं, जो युवाओं को बरगला रहे हैं या भड़का रहे हैं या उनसे पैसे लेकर उनको गलत तरीके से कोचिंग दे रहे हैं। तो इस पे किस तरीके से आप देखते हैं या इन पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है, आप मानते हैं? देखिए, वास्तव में जनरल साहब जो कहते थे, सेना सिर्फ वेतन लेने का नहीं, सेवा करने का मार्ग है। हुँ, और आप इतिहास उठाकर देखें, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे 62 हो, 65 हो, हुँ, 71 हो, हुँ, कारगिल हो, पुलवामा हो, संसद पर हमला हो, उत्तराखंड का कोई ना कोई जवान देश की सेवा में, देश की रक्षा करते हुए शहीद होता है। और वो हमेशा नौजवानों को सही दिशा देना चाहते थे। उन्होंने कहा भी था कि रिटायर होने के बाद यहाँ पर आएंगे, हम ऐसा इंस्टीट्यूट चलाएंगे जिसमें नौजवानों को इसके लिए मोटिवेट करें। हुँ, जहाँ तक आपने बताया कि कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ पर चल रहे हैं जो सैनिकों को वो करते हैं, कुछ तो कुछ कमरों में चल रहे हैं। हुँ, और अभी जब अग्निवीर के समय में हमने जांच की थी तो कुछ, लेकिन मुझे इस बात का हुआ है कि जहाँ अन्य प्रदेशों के अंदर जो ये इसके खिलाफ जो एक मुहिम चली, देहरादून के इंस्टीट्यूट के सारे लोगों को मैंने बुलाया था और ना के बराबर थे, लेकिन उसके लिए हम कोई मानक तय करेंगे, कोई गाइडलाइन तय करेंगे, ताकि उस गाइडलाइन के अनुरूप वहाँ पर बच्चों की ट्रेनिंग हो, ताकि बच्चों की दिशा सही हो और उनकी सोच सही हो। दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। जनरल रावत जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं तो युवाओं की तरफ काफ़ी उनका ध्यान था। खुद जनरल रावत डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जा रहे थे, उस बीच वो छोड़कर आए और सेना में भर्ती हो गए। आज का अगर हम युवाओं की बात करें, सरकार जो कदम उठा रही है, वो हमारे सामने है, लेकिन युवा जो हैं आजकल भटके हुए हैं। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि जनरल रावत के सिद्धांतों पर चलते हुए युवाओं के लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसी स्कीम्स आप लाएँगे जैसे कि भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं, एग्ज़ाम को लेकर भरोसा उठ रहा है युवाओं के ऊपर से। तो इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? और जब जनरल रावत को आप याद करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि इन युवाओं का कैसे भला हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक आपने घोटालों की बात की है, क्योंकि आज हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी जी भी एक सैनिक के पुत्र हैं, हुँ, और घोटालों के खिलाफ जो उन्होंने एक अभियान छोड़ा है, जो नकल हमारे नौजवानों के लिए एक अभिशाप बन गई थी। 80 से अधिक लोगों को जेल भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने इतना सख्त कानून बनाया है कि सजा, नकल करने वाला और कराने वाला, उसमें आजीवन कारावास तक की सजा और बहुत बड़ा जुर्माना हमने उसमें तय किया। हुँ, इसी प्रकार धनातरण कानून सख्त हमने बनाया है।
पहले हमारी बच्चियों को हिंदू नाम रखकर बुलाया जाता था, बहलाया जाता था, बाद में उनकी हत्या तक कर दी जाती थी। ऐसे सख्त कदम इस सरकार ने बनाए हैं। समान नागरिक संहिता पर हमारी सरकार काम कर रही है और युवाओं को एक दिशा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जैसे कि हमने कल कहा, मैंने मांग की है कि जनरल रावत के नाम पर उस प्रकार की योजना चलनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री से बातचीत कर युवाओं से संबंधित कोई हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसके माध्यम से हमारे युवा मोटिवेट हों। उपनल में जो आपका विभाग है, क्या उसमें आप युवाओं को कोई नई योजना के तहत जोड़ने जा रहे हैं, या कोई देखिए, इससे जो पहले होशियार जो पढ़ाई में या देखिए अभी हम उपटल के माध्यम से पूर्व सैनिकों के मेधावी छात्र छात्राओं को, खिलाड़ियों को हम छात्रवृत्ति देते हैं। उस बारे में भी हम सोचेंगे कि क्या उस योजना का नाम जनरल रावत के नाम पर रखा जाए या कोई अन्य बड़ी योजना हो, तो इसके बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री से विचार करके, मंत्रिमंडल से विचार करके, जो उनके कद के अनुरूप हो। क्योंकि जनरल साहब का कद इतना बड़ा था कि मात्र हम एक पार्क में मूर्ति लगा दें, एक पार्क उनके नाम पर बना दें, उससे बहुत बहुत कहीं आगे थे। ये तो एक सामान्य छोटे से नेता की भी मूर्ति लग जाती है। उनका कद तो इतना बड़ा था और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहते हुए और सीडीएस रहते हुए जो काम उन्होंने किए, जो तीनों सेनाओं के अंदर सामंजस्य बनाने का काम आपने किया, ये बिरले ही लोग कर सकते हैं। तो उनके कद के अनुरूप हम काम करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उनके चाहने वालों को, उनके परिवार के लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। मुझे याद है जब हम ये मूर्ति लगा रहे थे, तो पिछली बार जब इसको मूर्ति लगाने के लिए 14 मार्च का दिन तय हुआ था, लेकिन उनके परिवार के लोगों ने हमसे कहा, उनके मामा कर्नल परमार ने कहा कि जोशी जी उसको आप पोस्टपोन कीजिएगा और मूर्ति का डिजाइन भी हम आपको भेजेंगे, जैसे हम कहेंगे वैसी मूर्ति लगाइएगा। वो फोटो भी उनके परिवार ने अप्रूव करके भेजी, टाइम भी उनके माध्यम से तय हुआ। क्योंकि कल जनरल साहब की शादी की सालगिरह भी थी। जिंदा होते तो उसको हम दूसरे रूप में सेलिब्रेट करते, लेकिन कल हमने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उस रूप में उसको सेलिब्रेट किया। क्योंकि देखिए, शहीद के बलिदान पर भी हम खुशी मनाते हैं, क्योंकि शहीद देश के लिए शहीद होता है। इस समारोह में आपका कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, कि क्योंकि आपने मन से कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये समारोह हो? देखिए, कुछ पूर्व सैनिक जो भटक रहे हैं, जिस व्यक्ति ने यहाँ के, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, यहाँ के नौजवानों के लिए जो फौज में भर्ती चाहते हैं, 5 सेंटीमीटर की छूट दिलवाई, इसके माध्यम से हजारों हजारों लोगों का भला हुआ, उनकी मूर्ति के अनावरण पर विरोध करना ठीक नहीं। देखिए, विरोध आप करें, सरकार का विरोध करें। क्यों कर रहे हैं विरोध? देखिए, वन रंगन पेंशन अगर लागू की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जी, जी। जिसका लाभ आज लाखों लोगों को मिल रहा है। 20,000 करोड़ से अधिक केंद्र की सरकार उस पर खर्च कर रही है। उसमें कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, विसंगति है, उसके लिए कमेटी बन गई है। कमेटी उस पर काम कर रही है। जब हम 20,000 करोड़ रुपया इन पूर्व सैनिकों को हमारी केंद्र की सरकार दे सकती है, उस स्थिति को हम दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेबल पर बैठकर बात करनी चाहिए और हर चीज का हल जो है टेबल से निकलता है। आपका विरोध स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे अवसर पर विरोध करना ये ठीक नहीं है। मुझे बड़ा कष्ट भी हुआ, लेकिन उनके विरोध के बावजूद भारी संख्या में सैनिक, पूर्व सैनिक वहां पर आए। उन्होंने उस महान नायक को नमन किया, समर्पित किया। मैं उन लोगों को भी जो मेरे अनुरोध पर वहां पर पहुंचे, क्योंकि मैं 2-3 दिन से अस्वस्थ था, सोच रहा था कि मुझे डॉक्टर ने बोलने से ही मना किया था
अब मैं किसी को फ़ोन से बात नहीं कर पाया था। और जनरल साहब की ताकत या प्रेरणा थी कि कल मैं उस कार्यक्रम में भी गया, और मैं, हालाँकि मैं बोलते थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद भी अ, जितना मैं बोलना चाहता उतना तो नहीं बोल पाया, लेकिन जितना, क्योंकि अगर मैं जनरल साहब के बारे में बोलना चाहूँ, तो मैं 3 घंटे कम से कम बोल सकता हूँ कि जितने दृष्टांत उनके सामने मेरे साथ बैठ के बातचीत हुई थी, जब भी मैं जाता था, उनसे मिलता था, मैं 3 घंटे बोल सकता था। लेकिन कार्यक्रम सफल हुआ और सब लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की है। मुझे फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि जोशी जी ने आपने आपने एक बहुत सराहनीय काम किया। मैंने कहा ना कि देखिए, किसी जो व्यक्ति हमसे बीच के चला गया, भगवान ने जिसको हमसे छीन लिया, उसको वापस नहीं ला सकते। एक तरफ अवैध मज़ारों पे चर्चा चल रही है प्रदेश के अंदर, दूसरी तरफ जो हमारे शहीद हैं, उनके जो जिनको पूजा जाता है भगवान की तरह, उनके उनके मंदिर बनाने के लिए चर्चा नहीं चल रही है। आप सैन्य धाम पे कार्य कर रहे हैं और ऐसा सुनने में आया है कि जसवंत बाबा और बाबा हरभजन सिंह के लिए आप मंदिर बनवाएँगे। क्या ये बात सही है और किस तरीके से बनेगा मंदिर? देखिए, मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करना चाहता हूँ। जो सैन्य धाम हम बना रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की परिकल्पना है। उन्होंने इसी परेड ग्राउंड से कहा था एक चुनावी सभा में कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, और 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर बनना चाहिए। क्योंकि ये वीरों की भूमि है, ये सैनिकों की भूमि है, ये शहीदों की धरती है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से शहीद होते हैं। और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उस काम करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आज सैन्य धाम का काम लगभग 45% पूरा हो चुका है। इस साल के अंत तक उसको पूरा करेंगे। और धाम का मतलब किसी पवित्र स्थान से भी होता है, मंदिर से होता है। और मुझे सेना की सेवा के दौरान, जब मैं सिक्किम में था, वहाँ पर बाबा हरभजन सिंह का मंदिर था। हर मंगलवार को वहाँ पर पूजा होती थी। तो वहाँ पर कोई घटना होती है तो हरभजन सिंह जी उसकी पहले आभास करा देते थे। ऐसा ही एक मंदिर बाबा जसवंत सिंह का है। तो हमने कहा हम दोनों के मंदिर उसमें बनाएंगे। एक तरफ बाबा हरभजन सिंह का मंदिर हम बना रहे हैं, एक तरफ बाबा जसवंत सिंह का मंदिर हम बना रहे हैं। और 1734 शहीद परिवारों के घर जाकर उनके आंगन की पवित्र मट्टी को लेकर हम आए हैं। उस पवित्र मट्टी से हमने उसका भूमि पूजन किया तत्कालीन, और जो आज भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इन्होंने किया है। म्यूजियम उसमें होगा, थिएटर उसमें होगा, सभी शहीदों के चित्र विवरण के साथ उसमें होंगे। लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीरता की पिक्चर्स उसमें दिखाई जाएगी। उसका जो मुख्य द्वार होगा, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर होगा। और जब लोग आएंगे तो सबसे पहले बिपिन रावत जी को सलाम करेंगे, उन दोनों मंदिरों को प्रणाम करेंगे। उसके बाद उस स्मारक का अवलोकन करेंगे। इस भावना के साथ उसको हम बना रहे हैं। और मुझे तो याद एक घटना आती है, जब पिछले कार्यकाल में मैं इन शहीद परिवारों को घर से हम मट्टी को एकत्र कर रहे थे। अब बागेश्वर में जब एक घर से मैं मट्टी लेकर निकल रहा था, तो वो बहन मुझसे चिपट कर रोने लगी। उसका भाई था वो जो शहीद था। कहने लगी, मंत्री जी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे भाई को इतना सम्मान मिलेगा। तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। इस भाव के साथ, इस भावना के साथ उसको हम बना रहे हैं। और चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, लगातार शहीदों के सम्मान में काम कर रही है। हमने अभी शहीदों को मिलने वाली पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने शहीदों की वीरांगनाओं को, उनको बसों में जो जाएंगे, फ्री पास देने का हमारी सरकार कर रही है। उनकी बेटियों की शादी में मिलने वाली अनुग्रह राशि को हमने बढ़ाया है। हमने सेकंड परिवार की विडोज की पेंशन को बढ़ाकर 10,000 किया है। ये धामी सरकार लगातार सैनिकों की सरकार कल्याण के लिए काम कर रही है।
एक तरफ सेना की तरफ और देश की जो सुरक्षा है उसको लेकर जनरल बिपिन रावत काम कर रहे थे। एक तरफ आपसे ही जानने को मिलता है कि कृषि की तरफ उनका किस तरीके से रुझान था, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं उनके रीसेटलमेंट के लिए किस तरीके से उन्होंने आपको सुझाव दिए कृषि को लेकर। कृषि को लेकर अभी जो है लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो आपके विभाग है उसमें कहीं न कहीं कुछ घोटाले सामने आ रहे हैं। जो डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर के, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो क्या आने वाले समय में आप कार्रवाई करेंगे? और जो जनरल रावत के सिद्धांत थे, उसकी तरह से कृषि को युवाओं से आप कैसे जोड़ेंगे? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है। हुँ, पलायन हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है हुँ, और हमारा नौजवान नौकरी की तलाश में, कोई घर में रोजगार नहीं मिलता, हुँ, इसलिए अपना गांव छोड़कर, अपना घर छोड़कर दिल्ली, बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में जाकर नौकरी करता है। हुँ, आज हम युवाओं को खेती से जोड़ रहे हैं। हम मिलेट्स के क्षेत्र में हमने मंडवे का एमएसपी जो है 35 रुपये 78 पैसे घोषित किया। उत्तराखंड पहला राज्य है, हुँ, हुँ, जबकि गेहूं का एमएसपी 21-22 रुपया है, ताकि लोग इसकी ओर अग्रसर हों, क्योंकि हमारे पहाड़ में ये हमारी परंपरागत खेती है। इसमें पानी भी कम लगता है, इसमें खाद भी कम लगती है। हुँ, हुँ, दूसरा, अपने सीमांत क्षेत्रों में हम अखरोट हुँ, और चिलगोजे की खेती हम करवा रहे हैं। हुँ, हुँ, इसमें से हम नौजवानों को जोड़ रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा, उनके खिलाफ सरकार ने भी जांच की है। और इसी बीच किसी व्यक्ति ने कोई पीआईएल हाई कोर्ट में लगा दी हुँ, और उसमें उनको पार्टी बना दिया है। हुँ, हुँ, और जब कोई मामला कोर्ट में चले जाता है तो उसमें निर्णय लेना कठिन होता है, हुँ, हुँ। और जो भी कोर्ट का डायरेक्शन होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। और कोई भी कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद मंत्री। नमस्कार। और मैं आपका भी याद करता हूँ कि आपने आज तक ने हमेशा सैनिकों के विषय में, मैं देखता हूँ कि जहाँ निवेशकों को आप लेते हैं, लेकिन सैनिकों की जहाँ बात आती है, आज तक उसमें सबसे आगे रहता है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। तो मंत्री गणेश जोशी जी का कहना है कि जिस तरीके से जनरल रावत ने अपनी पूरी ज़िंदगी शान और अदम्य साहस के साथ जी, उसी तरीके से मंत्री गणेश जोशी भी आगे चलकर उनको ज़िंदा रखने के लिए ऐसी योजना लेकर आएँगे, जिससे कि युवाओं का फ़ायदा होगा। जो भटके हुए युवा हैं, इस समय हम माहौल देख सकते हैं, प्रदेश में किस तरीके का माहौल है। उम्मीद लगाई जा रही है कि उपनल के माध्यम से या सैनिक कल्याण विभाग में कोई एक बड़ी योजना आएगी, जिससे युवाओं को, जो प्रतिभाशील युवा हैं, जो प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको जोड़ा जाएगा। और उससे बड़ी अपडेट ये है कि सैन्य धाम में बाबा हरभजन सिंह और जसवंत सिंह का मंदिर बनेगा। कैमरामैन अनिल बड़ूनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून।